नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चे, आप कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग 10वीं कक्षा का अध्याय 2 अम्ल, भस्म और लवण, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अम्ल, भस्म और लवण के बारे में पढ़ने के बाद गतिविधि आधारित हम लोग कुछ प्रयोग करेंगे। उस प्रयोग में हम लोग सामान्य जो हमारे पास सैंपल्स हैं, नमूने हैं, उनके पीएच की जांच करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अम्ल, भस्म और लवण। हमारे आहार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके स्वाद अलग अलग होते हैं। कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि क्यों कुछ सब्जियां हम लोग खाते हैं तो उनमें तीतापन होता है, मिर्च तीती होती है, या दही खाते हैं वो खट्टा होता है, कुछ चीज़ें कड़वी होती हैं। तो ये हमारे स्वाद की बातें हैं। कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ों को जब छूते हैं तो उनके छूने में भी हमें अंतर पता चलता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा चिकनी होती हैं, कुछ चीज़ें खुरदुरी होती हैं। तो इस तरह के अनुभवों से हम प्रतिदिन अवगत होते रहते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के पदार्थ होते हैं जिन्हें हम अम्ल, भस्म और लवण कह रहे हैं। अम्ल के बारे में हम लोग अगर चर्चा करें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जितने भी खट्टे फल हमें मिलते हैं उनमें कोई न कोई अम्ल होता है। भस्म जो हम लोग कह रहे हैं, भस्म या क्षार जिसे कहते हैं, उनको हम लोग अगर देखें, छूने में ये बहुत चिकने होते हैं और इनका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। और अम्ल और भस्म के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसे हम लोग सॉल्ट कहते हैं। तो अम्ल अगर हम लोग देखें तो अम्ल हमारे 2 तरह के होते हैं। इनमें एक हम प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त करते हैं और दूसरा जो होता है ये हम खनिज से प्राप्त करते हैं, मिनरल एसिड। खनिज से प्राप्त होने वाले अम्ल को हम लोग मिनरल एसिड कह रहे हैं और प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होने वाली चीज़ों को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कह रहे हैं या कार्बनिक अम्ल कह रहे हैं। ये 2 तरह के वर्गीकरण हम लोग अम्ल का कर सकते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो सबसे प्राथमिक अंतर जो होता है, जितने भी प्राकृतिक एसिड हैं ये हमारे कम हानिकारक होते हैं या इन्हें हम लोग खाते हैं। ये हमारे स्वाद में अच्छे होते हैं और इन्हें हम लोग खा सकते हैं। इन्हें हम लोग खा सकते हैं। और ये मिनरल एसिड जो होते हैं ये काफ़ी हानिकारक होते हैं, जिन्हें हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि इन्हें हम लोग खा सकें। ठीक है। तो प्राकृतिक अम्ल सारे हमें प्रकृति से मिलते हैं, जिसमें टमाटर है, नींबू है, दही है, कुछ हमारे साइट्रस फ्रूट्स हैं, उन सभी में ये ऑर्गेनिक एसिड होता है। इवन हमारे दूध में भी ऑर्गेनिक एसिड होता है जिन्हें हम खाते हैं और इनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। वहीं पर अगर मिनरल एसिड की बात करें तो ये एसिड बहुत हानिकारक होते हैं। इनका हमारी त्वचा पर असर पड़ता है, वस्तुओं पर असर पड़ता है। और कुछ मिनरल एसिड जो सामान्य हैं जिन्हें हमें पढ़ना है उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। ये मैं सूत्र लिख रही हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये 3 एसिड हैं जो मिनरल एसिड कहलाते हैं। इसके अलावा और भी हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हैं और HBr हैं, लेकिन कॉमन एसिड ये हमारे 3 हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं।
भस्म जो हमारे होते हैं उनमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के जो भी कंपाउंड हैं जिनमें OH मूलक, हाइड्रोक्साइड मूलक है जुड़ा हुआ, उन्हें हम लोग भस्म कहते हैं। और कुछ भस्म जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं, क्षार अथवा अल्कली कहते हैं। वैसे भस्म जो पानी में घुलते हैं उन्हें क्षार अथवा एल्कली कहते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सामान्य उदाहरण है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग क्षार कहते हैं। इसका बहुत दैनिक जीवन में भी हम लोग उपयोग करते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी जो है जिसे हम लोग लवण कहते हैं, इसके उदाहरण को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। एक सामान्य सा है जिन्हें हम लोग सॉल्ट कह रहे हैं, NaCl। ये लवण अम्ल और भस्म के मिलने से बनते हैं। जब भी अम्ल और भस्म पूरी तरह से आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है और भी बहुत सारे लवण हैं जिनका उपयोग होता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सारे लवण हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे ये 3 तरह के कंपाउंड हैं तो तीनों के गुण भी अलग अलग होंगे। इसमें हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम लोग अम्ल का उपयोग कर रहे हैं तो किस तरह से हम लोग कहें कि ये अम्ल हमारा कम हानिकारक है या ये अम्ल हमारा हानिकारक है। तो कम हानिकारक या अधिक हानिकारक की बात जब हम लोग कहते हैं तो उसमें हम लोग बातें करते हैं उसके क्षमता की, उसके स्ट्रेंथ की, या वो कितना ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन आयन है ना। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि अम्ल में मुख्य रूप से हमारे पास हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहते हैं, H+। कहीं कहीं इसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, जिसको H3O+ के नाम से हम लोग जान रहे हैं। अम्ल में H+ आयन, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, H3O+ कुछ भी उपस्थित रहता है और इसकी कितनी सांद्रता है या इसका कितना कंसंट्रेशन है, यही अम्ल को हानिकारक या कम हानिकारक बनाता है। भस्म में OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट रहते हैं, OH आयन, ठीक है। अम्ल में H+ और H3O और भस्म में OH आयन उपस्थित रहते हैं। और इसी तरह से भस्म भी हमारे थोड़ा ज़्यादा जिनकी तीव्रता होती है, या वैसे भी भस्म होते हैं जो कम तीव्र होते हैं। तो इस तरह से वर्गीकृत हम लोग कर सकते हैं अम्ल और भस्म को, और अम्ल और भस्म के मिलने से क्षार का निर्माण होता है। अब हम लोग देखें कि अम्ल की तीव्रता या कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो किसी भी एसिड की तीव्रता को पहचानने के लिए हमारे पास एक स्केल बना हुआ है जिसे हम लोग pH स्केल कहते हैं। किसी भी एसिड की तीव्रता नापने के लिए हमारे पास जो स्केल बना हुआ है उसे हम लोग pH स्केल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि किसी भी पदार्थ की अगर हमें एसिडिटी या एल्कलिनिटी, अम्लीयता या क्षारीयता को नापना है तो उसके लिए हमें pH स्केल का उपयोग करना पड़ेगा। अब pH स्केल हम किसे कहते हैं ये मैं बताती हूँ। ये एक थ्योरेटिकल स्केल है, सैद्धांतिक स्केल है, जिसकी शुरुआत सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने pH स्केल की शुरुआत की थी। और इस स्केल में जो संख्याएं हैं वो 0 से लेकर के 14 तक की ली गई हैं। मतलब 0 से 14 तक के स्केल पर हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या एल्कलिनिटी को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। इसी में 0 से लेकर के 7 तक का जो नंबर है, उस 0 से 7 नंबर में हम लोग
अम्लीयता की जांच करते हैं या एसिडिटी के बारे में बताते हैं, और 7 से लेकर के 14 तक की जो संख्या है उसके बारे में हम लोग क्षारीयता को बताते हैं या एल्कलिनिटी को बताते हैं। तो ये पीएच स्केल हमारा 0 से लेकर के 14 तक की संख्या पर आधारित है। बीच में 7 की जो संख्या है ये हमारे न्यूट्रल वैल्यू को बताता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन वैल्यू को बताता है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 है तो उसका मतलब वो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। 14 के पास हम लोग क्षारीय बोलते हैं और 0 के पास से अगर हम लोग शुरू करें तो ये हमारा अम्लीय होता है। इस तरफ बाईं तरफ आने पर अम्लीयता 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हम लोग अम्लीय नेचर देख रहे हैं, और यहाँ से इधर आने पर हम लोग क्षारीय नेचर देख रहे हैं। पहले पीएच को देख लें। पीएच क्या बोल रहे हैं? पीएच का मतलब होता है, यहाँ पी स्टैंड करता है पावर और एच फॉर द हाइड्रोजन आयन, H फॉर द हाइड्रोजन आयन। तो pH अगर हम लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की माप, हाइड्रोजन आयन की मोलरता। मोलरता शब्द मैं यूज़ कर रही हूँ और वो बताती हूँ मोलरता क्या होती है। मोलरता एक इकाई है किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता को नापने का, और पीएच में हम लोग हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को लेते हैं और इस तरीके से हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं कि pH इज इक्वल टू बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, ये हमने बड़ी कोष्ठक में H+ लिखा है। बड़ी कोष्ठक में H+ लिखने का मतलब है कि ये हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को बता रहा है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को बता रहा है। और ये LOG ये लॉगरिथम होता है। लॉगरिथम एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो pH का फॉर्मूला होता है -log H+। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं 1/log H+। इस पर हम लोग हाइड्रोजन के आयन को नापते हैं और हाइड्रोजन के आयन को नापने के बाद हम लोग pH देखते हैं और pH से पता लगाते हैं कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है या हमारे पास जो लिक्विड दिया गया है ये हमारा अम्लीय है या हमारा क्षारीय है। तो pH का ये तो एक फॉर्मूला हो गया जिस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और अभी गतिविधि में मैं आपको दिखाऊंगी कि pH पेपर होता है, pH स्ट्रिप होता है और उस pH स्ट्रिप में अलग अलग वैल्यूज़ दिए होते हैं। उन वैल्यूज़ से हम लोग पहचान सकते हैं कि दिया गया जो हमारा सॉल्यूशन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। यहाँ पर मैं नंबर्स लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 11 12 13 और 14। ये तो हो गया pH वैल्यू। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो 1 मतलब हो गया 10 to the power -1, 2 मतलब हो गया 10 to the power -2 और इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। ये 7 का मतलब हो गया 10 to the power -7 और इधर 14 का मतलब हो गया 10 to the power -14। अब हम लोग देखें कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारा मोर देन 10 to the power -7, हाइड्रोजन आयन मोर देन 10 to the power -7 मतलब -6 -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है। तो ये एसिड होगा
और pH का वैल्यू वहाँ पर 7 से कम होगा। 7 से कम मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। हाइड्रोजन आयन का वैल्यू अगर 10 टू द पावर -7 से कम होगा, मतलब 10 टू द पावर -8, -9, -10, -11, -12, 13 एंड 14, तब वो अल्कली होगा। और उसके हिसाब से अगर देखें तो pH का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 होता है तो ये हमारा अल्कली होगा। ग्रेटर देन 7 मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये हमारा अल्कली होगा। और pH 7 होगा तो ये हमारा न्यूट्रल होगा। इस स्केल से हम लोग अनुमान ये लगाते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। pH का वैल्यू और हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, दोनों दो चीज़ें हैं। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अगर हमें मिल जाता है, इसको यहाँ पर पुट करने पर हमें pH का वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अगर हमारे पास 10 टू द पावर -1 है तो pH का वैल्यू हमें 1 मिलेगा। ये 10 टू द पावर -2 है तो pH का वैल्यू हमें 2 मिलेगा। 10 टू द पावर -3 है तो pH का वैल्यू 3 मिलेगा। और इस तरीके से हम लोग pH के मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या है? तो यही सांद्रण है जो हमारे मिनरल एसिड में, मिनरल एसिड मैंने लिखा था HCl का नाम। तो HCl जब भी हम लोग पानी में डालें तो ये टूट करके H3O प्लस बनाता है। H3O प्लस बनाता है, ये हाइड्रोनियम आयन बनता है। और ये आयन जितना अधिक रहेगा किसी भी सॉल्यूशन में, वो एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, वो एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके सांद्रण की मात्रा से हमें पता चलता है। एक एसिड हमारे पास है सामान्य, ये एसिटिक एसिड है जो हमें सिरका में मिलता है, हम लोग खाते हैं विनेगर, एसिटिक एसिड है। इसे हम लोग जब डिसोसिएट करेंगे या ये पानी में मिलता है तो इसमें जो हाइड्रोनियम आयन का सांद्रण होता है H3O प्लस, ये कम होता है, इसका मान कम हो जाता है। और इसलिए ये एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड है, ये कम हानिकारक है या ये हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस हाइड्रोनियम आयन के सांद्रण पर किसी भी अम्ल की तीव्रता निर्भर करती है। जितना अधिक सांद्रण होगा उतना अधिक वो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, जितना H3O प्लस कम होगा उतना वो एसिड कम स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो ये एसिड की बात हो गई। और इसी pH स्केल पर हम लोग एल्कली की भी तीव्रता देखते हैं। और एल्कली में भी कंसंट्रेशन हम लोग किसका देखेंगे? यहाँ पर स्वाभाविक है कि अगर एल्कली की बात है तो यहाँ पर हम लोग OH आयन का कंसंट्रेशन देखेंगे। एसिड की बात थी तो H+ आयन कंसंट्रेशन देख रहे थे। तो इसी तरीके से अगर एसिड के लिए हमको निकालना है तो ये फॉर्मूला हम लोग उसी तरीके से यूज़ करते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन। और इस पर हम लोग कंसंट्रेशन रखेंगे तो हमें POH का मान मिलेगा और हम लोग अम्लीय या क्षारीय विलयन के बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो ये pH स्केल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और pH पेपर जब हम लोग बनाते हैं जिससे हम लोग अम्लीयता और क्षारीयता को देखते हैं, तो एक तरह का यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन होता है जो कि बहुत सारे डाइज को मिला करके एक मिक्सचर बनाते हैं। उसी मिक्सचर का पेपर बनता है pH पेपर। और उस pH पेपर में रंग को देख करके हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वो हमारा अम्लीय है या वो हमारा क्षारीय है। और यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि ये जो रंग का वेरिएशन होता है, ये हमारा इंद्रधनुष के रंग की तरह ही वेरिएशन होता है। बिल्कुल दाहिनी तरफ हमें रेड रंग मिलेगा, लाल, गाढ़ा लाल रंग। और बिल्कुल बाईं तरफ जहाँ pH वैल्यू 14 हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो रंग दिखता है ये वॉयलेट होता है।
और बीच में ये न्यूट्रल जो है ये कलर हमारा ग्रीन होता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष के रंग की तरह वेरिएशन होता है, वॉयलेट से लेकर के रेड तक। वॉयलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, ये सारे एल्कली होंगे, देन ग्रीन न्यूट्रल होगा, एंड ऑरेंज एंड रेड कलर और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरेंज एंड रेड वो हमारा एसिडिक नेचर के विलयन के बारे में बताता है। तो ये पीएच एक बहुत अच्छा एक सूचक है जो हमें विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में बताता है। और पीएच का इम्पोर्टेंस मैं बता दूं कि इसके बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हमारा शरीर है, हमारे शरीर में रक्त है, हमारे शरीर में हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस हैं, या हमारा यूरिन है, या हमारे शरीर में और भी फ्लूइड्स हैं, तो उन सभी का पीएच हमेशा सामान्य रहना चाहिए और वो न्यूट्रल के आसपास होना चाहिए। लगभग 7.4 के आसपास वो सारे पीएच रहते हैं। हमारा ब्लड है, उसका पीएच 7.4 होता है जो नहीं बदलता है। अगर किसी वजह से, किसी कारण से हमारे शरीर में ये पीएच अगर चेंज हो जाएगा तो हमारी पूरी फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म सारा गड़बड़ होगा। तो हमारे शरीर के लिए पीएच बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम लोग अपने मुंह में दांतों में कैरी देखते हैं, कैविटी देखते हैं, डेंटल कैविटी होती है। तो हमारे मुंह में जो उपस्थित बैक्टीरिया रहते हैं वो फूड पार्टिकल से मिल करके मुंह का पीएच जो होता है, सलाइवा का पीएच होता है, लार का जो पीएच होता है उसको कम कर देते हैं, और उस कम पीएच मान पर हमारे दांत का जो एनामेल होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ, वो एनामेल गलने लगता है और हमारे दांत में कैविटी होती है। इसलिए हमें खाने के बाद रात को अच्छी तरह से अपने दांतों को ब्रश करके सोना चाहिए। हमारे अमाशय में भी जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, पचाने में जो सहायता करते हैं, कभी कभी बहुत देर भूखे रहने पर उस गैस्ट्रिक जूस का सेक्रीशन ज़्यादा होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, और फिर पीएच अगर बढ़ जाता है तो हाइड्रोजन आयन बढ़ जाता है, तो फिर हमारे पेट में दर्द होने लगता है और हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कभी कभी हमें मधुमक्खी काटती है, पता नहीं बच्चों आपने महसूस किया होगा कि वो मधुमक्खी काटने के बाद काफ़ी जलन होता है, हमारे हाथों में बहुत जलन होता है या उस जगह पर बहुत जलन होती है, क्योंकि उस मधुमक्खी के डंक में एसिड होता है और वो एसिड हमारे शरीर में चला जाता है। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पर कभी कभी घरेलू उपचार जो कहते हैं हम लोग, वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ सोडा लगाने से वहाँ पर एसिड जो है उसकी जलन कम हो जाती है, या मधुमक्खी के डंक की जलन कम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सोडा का यूज़ कर रहे हैं तो वो एक तरह का क्षार है, और एसिड है अंदर, तो वो एसिड और क्षार मिल करके न्यूट्रल हो जाएगा और वो मधुमक्खी के डंक के जलन से हमें आराम होगा। और मैंने अभी अमाशय की बात की थी, गैस्ट्रिक जूस की बात की थी, तो उसमें भी कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि घरेलू उपचार जो किया जाता है कि कभी लगता है कि अम्लीयता बढ़ गई या हमें एसिडिटी हो रही है, तो बड़े लोग कहते हैं कि मीठा सोडा खा लें, दैट इज़ द बेकिंग सोडा, है ना। तो बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है, और जब हम लोग बेकिंग सोडा खाते हैं तो हमारे अंदर जा कर के, स्टोमक में जा कर के वो अम्ल की तीव्रता को कम करता है और एक उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है, और फिर वो अम्ल का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। तो पीएच हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। पीएच बराबर रहना चाहिए, और अगर ये पीएच किसी वजह से अधिक या कम होता है तो उसे वापस उस लेवल पर लाना चाहिए। ठीक है, तो ये अम्ल की तीव्रता हम लोग पहचान सकते हैं, और इससे हम लोग पीएच स्केल देख रहे हैं और पीएच स्केल के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। इसे और अधिक समझने के लिए हम लोग एक गतिविधि करते हैं और देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के विलयन हमारे पास जो उपलब्ध हैं उनके पीएच की जांच हम लोग कैसे करेंगे।
तो आइए हम लोग गतिविधि से पीएच कैसे देखें, पीएच के बारे में कैसे समझें, इसके बारे में देखते हैं। आइए बच्चों, अभी हम लोगों ने जो पीएच के बारे में पढ़ा या अम्ल और भस्म और क्षार के बारे में पढ़ा, अम्लीयता के बारे में जाना, क्षारीयता के बारे में जाना, तब अब हम लोग गतिविधि से देखते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की या कोई भी विलयन अगर हमें दिया हुआ है या कोई भी सैंपल अगर हमें दिया हुआ है, अगर वो सॉलिड है तो, या अगर वो विलयन के फॉर्म में है तो हम लोग किस तरह से उसकी अम्लीयता या क्षारीयता की जांच करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 सैंपल लिया है। ये सभी सॉलिड हैं। एक में मैंने, मेरे पास जो उपलब्ध था, एक में मैंने चीनी ली है, एक में डिटर्जेंट है, एक में हमारे पास बेकिंग सोडा है और एक हमारे पास नमक है। इसके अलावा हमारे पास नींबू है और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है। जो सॉलिड है हमारे पास, उसका हम लोग पहले थोड़ा सॉल्यूशन बना लेते हैं और सॉल्यूशन बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसका घोल बना करके देखते हैं। ये मैंने नमक लिया है, ये नमक का घोल है। ये दूसरा बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का सूत्र, सामान्य सूत्र आप सभी जानते होंगे, बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा सैंपल, ये भी सॉलिड है, ये हमारा डिटर्जेंट है, सामान्य डिटर्जेंट जिसे हम लोग उपयोग में लाते हैं। सभी रंगहीन हैं और ये मैंने चीनी ली है। देखते हैं चीनी पीएच स्केल पर कैसी होती है। पीएच स्केल में ये क्षारीय है, अम्लीय है या उदासीन है। ठोस सॉल्ट्स को घुलाने के लिए हमें थोड़ा हिलाना पड़ता है टेस्ट ट्यूब को ऐसे करके, या हम लोग ग्लास रॉड की सहायता से भी इन लवणों को घुला सकते हैं। कभी भी इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग ऐसे अंगूठे से बंद करके ऊपर नीचे करके सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं बच्चे, आप इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा लवण है, वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए सही तरीका ये है कि थोड़ी मात्रा लवण की लें और पानी थोड़ा लें, उसमें तब घुलाएं। मैंने यहाँ पानी ज़्यादा डाल दिया, थोड़ी मात्रा में पानी लेकर के हमें घुलाना चाहिए, लेकिन ये घुल जाएगा। थोड़ा ऐसे हमें शेक करना है, ये घुल रहा है तब तक। और इसमें मैंने नींबू का रस लिया था, थोड़ा मैंने निकालने की कोशिश की थी और मैं फिर नींबू का रस इसमें डाल रही हूँ। इसे भी हम लोग थोड़ा पानी डाल देते हैं, हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है। और ये अंतिम जो हमारे पास परख नली बची है, इसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घोल ले रहे हैं। ये अम्ल भी 2 तरह के होते हैं, एक हम सांद्र अम्ल बोलते हैं और एक हम तनु अम्ल बोलते हैं। सांद्र अम्ल ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, वो हमें नुकसान कर सकते हैं, और तनु अम्ल जो होता है वो हमें नुकसान कम करते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तनु घोल है। अब इस तरह से हमारे पास ये 5
नमूने एकत्रित हो गए, 6 नमूने एकत्रित हो गए हैं। पहला वाला ये हमारा नमक है, दूसरा वाला घोल हमारा डिटर्जेंट का है, दूसरा वाला घोल हमारा बेकिंग पाउडर का है, तीसरा वाला घोल हमारा डिटर्जेंट का है, चौथा घोल चीनी का है, ये नींबू का है, और पांचवा घोल हमारा अम्ल का है। अब हम लोग, ये पीएच पेपर है, इसे आप देखिए, ये पीएच स्ट्रिप बनी होती है। इस पीएच पेपर पर ये रंग दिए हुए हैं। ये रंग थोड़ा भिन्न हमें लग रहा है क्योंकि ये ऑफसेट प्रिंटिंग होती है, तो इसमें हमें रंग थोड़े अलग लगते हैं, लेकिन ये लाल से शुरू होकर के, जैसा मैंने अभी बताया था कि इंद्रधनुष के रंग जैसा इसमें वेरिएशन होता है। एल्कली सबसे नीचे 10 से 14, 10 के बाद ये मान दिए हुए हैं। 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 7 लगभग हरा जैसा दिख रहा है, और 6, 4, 2 और 1 ऐसे हमारे पास ये रंग दिए हुए हैं। तो इस पीएच का एक स्ट्रिप मैं लूँगी। एक स्ट्रिप में लूँगी। हमारे पास 2 तरीके हैं पीएच जांच करने का। एक तरीका तो हो सकता है, जैसे हम वॉच ग्लास है, ये हमारा घड़ी का शीशा है जिसे हम वॉच ग्लास कहते हैं। इस वॉच ग्लास में हमें पीएच पेपर के टुकड़े को रखना है, पीएच पेपर के टुकड़े को रखना है, और इसके ऊपर हमें एक एक सैंपल डालना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 टेस्ट ट्यूब हैं, तो हमारे पास 6 घड़ी के कांच होने चाहिए, और 6 घड़ी के कांच पे हमारे पास एक एक पीएच पेपर के टुकड़ों को रख के हम लोग इस पर सॉल्यूशन डाल करके चेक कर सकते हैं। हमारे पास उपलब्धता एक ही है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस पीएच पेपर को ही इस सैंपल में डाल करके चेक करती हूँ, देखती हूँ कि इस सैंपल का नेचर क्या है। तो ये पहला वाला जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने नमक का घोल डाला हुआ है, NaCl का घोल डाला है। इसमें मैं ये पीएच पेपर को डुबा करके देखती हूँ ये क्या रंग आता है। ये देख रहे हैं हम लोग, रंग में कोई परिवर्तन नहीं है, ये रंग में कोई परिवर्तन नहीं है। ये जिस रंग का पीएच का पेपर था ये उसी तरह का है, सिर्फ ये थोड़ा सा भीग गया है। ठीक है, पीएच पेपर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ये उसी तरह का है जिस तरह से ये था और भीग गया है। तो इसके रंग को हम लोग इस पीएच स्ट्रिप से मिलाएंगे। ठीक है, इस पीएच स्ट्रिप से मिलाएंगे तो ये कलर हमारा जो पीएच स्ट्रिप में दिख रहा है ये 7 के लगभग का दिख रहा है, 7 के लगभग का ये दिख रहा है। ये रंग जो है हमारा 7 के लगभग का दिख रहा है। तो हम ये कह सक रहे हैं कि NaCl या नमक का जो घोल है उसका जब हमने उसकी जब पीएच जांच की है तो उसके पीएच का मान हमें 7 मिल रहा है, अर्थात यह नमक का घोल उदासीन है। ये हमारा पहला सैंपल है जिसकी जांच हम लोगों ने की। इसे मैं यहाँ पर रखती हूँ। अब हम लोग दूसरे नमूने की जांच करते हैं, देखते हैं उसके पीएच का मान कैसा है। ये हमारा खाने वाला सोडा है जो हमने लिया है, इसका घोल बनाया है, इसको हम लोग डाल कर देखते हैं। पीएच पेपर से मिलाइए, थोड़ा हरा से थोड़ा ज़्यादा रंग जैसा इसका दिख रहा है। पीएच स्ट्रिप से मुझे इसका रंग 8 के जैसा लग रहा है, 8 के जैसा लग रहा है। पीएच स्ट्रिप पे ये रंग 8 का दिख रहा है। इससे हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि खाने वाला सोडा जो हमारा है इसकी जो प्रकृति है वो क्षारीय प्रकृति की है, ये अल्कलाइन नेचर का है। दिख रहा है बच्चों आपको?
अभी हम लोग तीसरे सैंपल पर आते हैं। मेरे पास ये पीएच पेपर का टुकड़ा बचा हुआ है, मैं इसे तीसरे नमूने में डालती हूँ। ये हमारा डिटर्जेंट का घोल है, इसमें मैं पीएच पेपर को डुबाती हूँ। आप रंग देखें, आप ही बताएं ये हमारे किस रंग का लग रहा है। नीला जैसा ये हो गया है, और 10 से ऊपर वाला जो रंग है इसमें पीएच स्ट्रिप पर 10 और 10 से ऊपर वाला जो रंग है ये इसके जैसा दिख रहा है। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि हमारा डिटर्जेंट जो है इसका नेचर अल्केलाइन है, और ये स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन है क्योंकि ये गाढ़ा नीला जैसा रंग हो गया है और ये पीएच स्ट्रिप से मिल रहा है हमारा। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन है और ये हमारा 10 के बाद, ठीक है, ये पीएच स्ट्रिप से ये हमारा रंग मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चौथे वाले सैंपल पर। मैं फिर इसमें से एक स्ट्रिप निकालूंगी। अभी हम लोग, ये हमारा चीनी का घोल है, चीनी के घोल में हम लोग डाल के देखें क्या हो रहा है। मैंने मिलाया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वैसा ही है जैसा पीएच स्ट्रिप था, दिख रहा है ये। हम लोग क्या कहेंगे, चीनी का घोल हमारा न्यूट्रल है, पीएच पेपर पर कोई भी रंग परिवर्तन नहीं हुआ, ये उदासीन है। अब हम लोग आते हैं अगले सैंपल पर। ये नींबू का घोल मैंने रखा था डाइल्यूट करके थोड़ा सा, इसमें हम डालते हैं ये स्ट्रिप। हल्का सा लाल रंग बीच में दिख रहा है, बहुत हल्का सा। आप इधर देखिए, ये बाईं तरफ यहाँ पे हल्का सा लाल रंग दिख रहा है। तो हल्का लाल रंग हमें ये बताता है कि इसके पीएच का मान कम है, लेकिन 7 से नीचे है। 7 से नीचे है मतलब 6 या 5 के आसपास होगा। हल्का सा लाल रंग है, हरा भी नहीं है, थोड़ा रंग परिवर्तन हुआ है। तो ये नींबू के रस के पीएच का मान है, और इसके पीएच का मान कम होने के कारण ये हमारे लिए हानिकारक भी नहीं है, और हम लोग नींबू के रस को आसानी से खाते हैं। इस तरह से संतरा, ऑरेंज या मौसमी या और भी जो साइट्रस फ्रूट्स हैं, टमाटर, इनके रस को भी अगर हम लोग पीएच स्ट्रिप से चेक करें तो हमें इसका पीएच 6 और 5 के बीच में ही मिलेगा। तो ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है, ऐसे अम्ल को हम लोग खा सकते हैं। ये हमारा 5वां सैंपल था, और अब हमारे पास एक सैंपल और बच गया है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैं बड़ा स्ट्रिप डालूंगी, क्योंकि ये हाथ में हमारे नहीं लगना चाहिए। जब भी हम किसी भी अम्ल के साथ काम कर रहे हैं, मिनरल अम्ल के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगर संभव हो तो हाथ में ग्लव्स पहन लें, ना संभव हो तो अपने हाथ के संपर्क में आने से हमेशा बचें कि अम्ल हमारे हाथ के संपर्क में डायरेक्टली नहीं आए। तो इसलिए मैंने लंबा पूरा पीएच स्ट्रिप लिया है, इसे मैं इसमें डुबाती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये एसिड का कलर क्या हो रहा है। देखिए, ये लाल रंग का हो गया, डार्क रेड, और जो नींबू वाला था वो थोड़ा कम था रेड, ये गाढ़ा लाल रंग हो गया है।
और इसको अगर हम लोग पीएच स्ट्रिप से मिलाएंगे तो मैंने शुरू में ही कहा कि ये ऑफसेट कलर्स हैं, थोड़े अलग होते हैं, लेकिन इसके पीएच का जो मान होता है वो हमारा 2 के आसपास, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा लाल हमें दिख रहा है, तो 2 के आसपास हमें मिलेगा। मतलब 0 से 2 के बीच में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पीएच का मान है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पीएच का मान अगर 2 और 0 के बीच में है तो ये अम्ल हमारे लिए बहुत हानिकारक है, ये कोरोसिव है। और हमेशा याद रखिए कि जो भी मिनरल एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत कोरोसिव होते हैं और इनके पीएच का मान कम होता है। कम मतलब 1, 2, 3 के आसपास अगर रहेंगे ये अम्लीय होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको 6 नमूनों का पीएच चेक करके बताया, जिसमें कुछ वैसी भी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास उपलब्ध हैं। तो आप और भी चीज़ों का पीएच चेक कर सकते हैं। आपकी प्रयोगशाला में अगर ये पीएच स्ट्रिप उपलब्ध हो तो आप अपने शिक्षक से बोल करके या उनकी सहायता से आप और भी चीज़ों का पीएच नाप सकते हैं। जैसे आपके कैंपस, स्कूल कैंपस की मिट्टी हुई, मिट्टी का पीएच जांचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी पर हमारी फसल की निर्भरता होती है। न वो अधिक अम्लीय होनी चाहिए, न वो अधिक क्षारीय होनी चाहिए, और क्रॉप पर भी निर्भर करता है कि उस फसल के लिए कैसी मिट्टी चाहिए। तो हम मिट्टी की पीएच की जांच कर सकते हैं, अपने सलाइवा की जांच कर सकते हैं, मुंह में जो लार है उसकी जांच कर सकते हैं, और भी आपके आसपास जो भी विलयन आपको दिख रहे हैं, आप जो साबुन यूज़ करते हैं वो हमारे स्किन के लिए कितना सेंसिटिव है, कितना उपयोगी है, उसके पीएच की जांच कर सकते हैं। और हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा विलयन या कौन से पदार्थ हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन से पदार्थ हमारे लिए हानिकारक हैं। तो ये पीएच स्ट्रिप जो है, इससे हम लोग अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में जांचते हैं और तीव्रता के बारे में भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि कोई भी विलयन अधिक अम्लीय है, अधिक क्षारीय है या उदासीन है। आप प्रयोग करेंगे अपने विद्यालय में जा कर के, और अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उपलब्ध हैं उनके पीएच की जांच करेंगे और सीखेंगे। धन्यवाद।